नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अद्य अस्मिन् तरङ्गव्याख्यानकार्यक्रमे अथवा तरङ्गव्याख्यानमाला माध्यमेन संस्कृतशौर्यम् इति मञ्चमाध्यमेन डॉक्टर राजकुमार उदीयमान संस्कृतविदुषा समायोजितेऽस्मिन् तरङ्गव्याख्यानकार्यक्रमे भवतां समेषां विद्वत्तल्लजानां संस्कृतानुरागिणां भारतस्य परम्परायाः संपोषकाणां हार्दम् अभिनन्दनं। वैशिष्ट्येन अस्य समायोजकस्य, यतो हि योजकस्तत्र दुर्लभः, अनेन मध्ये अस्मिन् लॉकडाउन मध्ये कथं प्रयासः, कथम् अस्य डॉक्टर राजकुमार महोदयस्य संकल्पः, कथं सर्वान् विदुषः अयं संयोजितवान् इत्येतदर्थम् अस्य अभिनन्दनानि विधाय इदानीम् अद्यतनं चर्चानिमित्तं यत्र अस्माकं व्याख्यानम्, अस्माकं चर्चासत्रम् अस्ति, तस्य अद्य सुनिर्धारितः विषयः अस्ति गुरुशिष्यपरम्परा। गुरुशिष्यपरम्परा इत्युक्ते अस्माकं देशे, हमारे देश में गुरु का गौरव और शिष्य का लालन पोषण संरक्षण न जाने कहाँ लुप्त हो गया है, लुप्त प्राय है। क्योंकि गुरुकुल में तो एक परंपरा थी कि स्वाभाविक गुरु शिष्य संबंध हो ही जाते थे, परंतु आज की शिक्षा में गुरु शिष्य के संबंध तो अलग बात है, लेकिन ऐसा अवसर आज के समय नहीं मिल पा रहा है कि हम वो गुरु शिष्य संबंध थे क्या उन पर चिंतन करें, ये भी समय नहीं मिल रहा है। ऐसा ये काल का प्रकोप है, ये समय की ऐसी विडंबना है, हम पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। आज हमें परिवार के विषय में पाठ लिख करके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है कि परिवार ये है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, और भी जिस दादा दादी जिस परिवार में रहते हैं उसके कुछ और नाम दे दिए गए हैं। बड़ी विडंबना है। जिस भारत में
हमारे कथाओं और आख्यानों के माध्यम से ये हमें मिलता है। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे। मुझे लगता है कोई आगे भरोसा नहीं करेगा। कहते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, ये थे में ही चला गया है। लेकिन आज एक में भी एक जो हमारी शिक्षा पद्धति है, ये कहाँ ले जा रही है? क्योंकि हम बच्चे को पैदा होते ही, नहीं तो हम समाज में ही सब कुछ सीख लेते थे। कई चाचा हैं कि ताऊ हैं, भाई हैं, ममेरे भाई हैं, फुफेरे भाई हैं, ये सब हमें वैसे संबंध चलते फिरते। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि हम बच्चे पर ऐसा बोझ लाद देते हैं कि वो गुरु का महत्व ही नहीं समझ पाता है। ये पाठ्य पुस्तकें, बेचारे को चलना आता नहीं है। 3 वर्ष का होते ही 3 वर्ष का होते ही, क्योंकि ना तो हम ऐसे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, तो उस समय तो कृपणता का स्वभाव था। लेकिन आज हमारे पास हम बड़े ही कम वक्त हो चुके हैं कि हम गुरु शिष्य परंपरा कैसे समझें। क्या ये हमारी व्यवस्था है? क्या ये सामाजिक व्यवस्था है? किस प्रकार के तनाव में हमारा जीवन है? क्योंकि हम सब में होड़ है। हमने ये मान लिया है कि बहुत महंगाई का समय है, जब तक दोनों काम नहीं करेंगे तब तक परिवार नहीं चलेगा। और जब हम इस प्रकार की गति से चलते हैं तो बच्चे को सुरक्षित वहीं एक तरह से वो शाला में सुरक्षित रखने की दृष्टि से, या हम अपने निर्बाध होकर के अपनी नौकरी, अपना जॉब, अपना धनार्जन, अपना व्यवसाय, माता और पिता उसके चक्कर में हैं। इस प्रकार से हमने बच्चे को किस प्रकार उसको माता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, आगे चल के और चुनौती बढ़ती ही नजर आ रही है। इसमें कारण है केवल जो गीता में कहा गया है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, तो 4 प्रकार से लोग उसका भजन करते हैं। तो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी कामी च भरतर्षभ, तो उसकी 4 प्रकार से लोग जो उपासना करते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के हैं, अब हम किस कोटि में आ रहे हैं, कैसे हम इन गुरु शिष्य संबंधों की प्रगाढ़ता लाएंगे, ये बड़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं ते अहम शिष्यः। हे प्रभु, त्वं माम साधि शिक्ष, मेरी शिक्षा, मुझे शिक्षा प्रदान करो कि मेरा स्वभाव बहुत ही संकीर्ण हो चुका है, मैं बड़ा ही दीनहीन अवस्था में हूं, मैं बहुत ही शोक संतप्त हूं। वो तो एक से था, केवल राज्य प्राप्ति या अपना अंश या अपना अधिकार या राज्य में अपना भाग प्राप्त करने के लिए ये सब करना पड़ा, तो वो निश्चिंतित तो हो रहा है। लेकिन आज हम, और राज्य की सुरक्षा के लिए आज हम अपनी संतति को, या गुरु अपने शिष्य को, गुरु भी की स्थिति अलग ही है, भिन्न ही है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो ये हमारे अभिभावकों को भी इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा आदि गुरु तो माता है। मातृदेवो भव, पहले माता में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, और माता को भी इस प्रकार से आचरण करना चाहिए जिस प्रकार से उसका पुत्र संबल प्राप्त कर सके। आज हमारे जो एक तरह से इतने जल्दी
अगर आप हमारे कई साथ में जुड़े हुए जो विद्वज्जन हैं, सुधीजन हैं, कृपया अपने अपने जो 50 वर्ष से ऊपर के हैं वो अपना भविष्य तो देख ही रहे हैं, लेकिन एक बार भूत भी देखें। अगर वो आप भूत देखें तो हम सब परिवार का एक चौपाल में बैठ करके ही एक समाज का एक चिंतन बच्चे को अपने आप हो जाता था कि हमारे गांव का, हमारे पड़ोसी या हमारे वो व्यक्ति किस तरह के हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे का समय बड़ा ही कृपण हो चुका है, उसके पास समय नहीं है। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन हम एक शुल्क निर्धारित है, वो शुल्क दे करके उसे वहां बंद कर देते हैं। चाहे उसमें संस्कार आए चाहे कुसंस्कार आए, उसका मन लगे ना लगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से जो हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है, वस्तुतः ये व्यवस्था हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, इसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलने की जरूरत है हमें। किस तरह से इनका मूल्यांकन, इन संस्थाओं का भी मूल्यांकन करना चाहिए, जिसका जो संस्कार देने में क्षम हो, सक्षम हो, केवल अक्षर ज्ञान में नहीं। इसलिए जब तक हम साक्षर और संस्कार और नैतिकता नहीं होगी, तब तक वो गुरु या वो गुरु शिक्षा या गुरु से संबंध कैसे बन सकते हैं। ये एक चुनौती है आज हमारे समाज के पीछे, क्योंकि ये जो गुरु शिष्य संबंध हैं, गुरु किसे कहते हैं? क्री ग्री रुच, क्री गृभ्याम रुच या क्री ग्रो रुच, क्री और ग्री धातुओं से है, तो ऊ होता है ना, उत तो हो जाता है। क्री से ऊ करेंगे तो कुरु, और ग्री से करेंगे तो गुरु। तो इस प्रकार से ये गृणाति अंधकारम, तो जो अंधकार को समाप्त कर दे, अज्ञान को समाप्त कर दे, ज्ञान का प्रकाश ला दे, वही गुरु है। और शिष्य जो अपने आप को समर्पित करते। इस प्रकार से गुरु और शिष्य की ये जो हमारी परंपरा रही है, गुरु के प्रति श्रद्धा होना, एकलव्य की कितनी अनन्य श्रद्धा थी कि गुरु के केवल एक प्रतीक मात्र चिन्ह से या उनकी मूर्ति प्रतिष्ठापित करते हुए क्या धनुर्विद्या में निष्णात हुआ, उसके सामने जितने धनुर्विद्या में प्रवीण उनके शिष्य थे, वो भी उससे पीछे रह गए थे। ये है गुरु की निष्ठा। निष्ठावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय। तो इस प्रकार से ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, उस ज्ञान की प्राप्ति, उसका मार्ग तो खुले। मार्ग जब तक संबंध नहीं होंगे, हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ने के लिए जो अनुबंध चतुष्टय की विधा है, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, ये सब जो होंगे तो उसमें संबंध भी एक तत्व है। जब तक हमारे संबंध रूपी राजमार्ग, संबंध रूपी मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, तब तक कहाँ गुरु और कहाँ शिष्य, कहाँ माता, कहाँ पुत्र, कहाँ पिता, कहाँ पुत्र, कहाँ भ्राता, कहाँ भगिनी। ये सब स्थितियों के लिए हमें संबंध का एक मार्ग प्रशस्त करना जरूरी है। और संबंध श्रद्धा से आते हैं, ये जुड़ते हैं। और श्रद्धा, प्रेम, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं आप। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वहाँ श्रद्धा पूर्वक वहाँ नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, श्रद्धा है जो अंतःकरण में श्रद्धा के रूप में, ईश्वर के रूप में जिनको वो मानते हैं, उनको प्रणाम करते हुए वो अपना ग्रंथ आरंभ करते हैं। इसीलिए उसको इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र लिखने में समर्थ हुए। आज हम अपना ही, आज हमारे विद्यार्थी के सामने, हमारे समाज के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है।
महाकवि कालिदास ने कब वो जो ना लिख दिया था, तो उन्होंने इस प्रकार से जो शिक्षकों के जो गुण लिखे, कैसा शिक्षक होना चाहिए, जिसने आत्मसात किया हो, अध्ययन किया हो, गुरु सेवा की हो, ऐसा जो है ना जो शिक्षक होता है वह जो है ना श्रद्धा को प्राप्त होता है। और कैसा शिक्षक नहीं होना चाहिए, वह भी लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरुः तितिक्षमाणस्य परेण निंदाम यस्यागम केवल जीविकायै तम ज्ञान परिण्यम वणिजम वदंती। आज हमें चिंतन करने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से केवल सरकारी बन गए, समाज के नहीं बनने। समाज का हमें बन के चलना है। यदि हम समाज के कब बन सकते हैं, जब हम अपने परिवार के बनेंगे तो समाज के बनेंगे, समाज के बनेंगे तो देश के बनेंगे, राष्ट्र के बनेंगे, और राष्ट्र के बनेंगे तो विश्व के बनेंगे, और विश्व के बनेंगे तो हमारा अद्भुत यश हम सब का फैलेगा, और हम अपने देश को, अपने समाज को उन्नत शिखर पर पा सकते हैं। तभी वो संबंध, ये बिना संबंधों के ये सब संभव है ही नहीं। आज हमारी जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को बचाने के लिए इन परंपराओं के नाम ही समाप्त हो चुके हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है शरीरस्य गुणानांच विद्यते महदंतरम। शरीर में और गुणों में बहुत अंतर है। शरीरस्य गुणानांच विद्यते महदंतरम और शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांतस्थायिनो गुणाः। ये हमारा शरीर तो पता नहीं अब है कल क्या हो जाएगा। ऐसी महामारी आई है, क्या भरोसा कल का, कुछ भरोसा नहीं है। तो शरीरम क्षण विध्वंसी, ये है शरीर और गुणों में अंतर। लेकिन कल्पांतस्थायिनो गुणाः, जो हमारे गुण हैं, और गुण कौन कहेगा जब तक हमारे किसी से संबंध ही नहीं होंगे। संबंध त्याग से होते हैं, समर्पण से होते हैं। एक गुरु के प्रति जब तक शिष्य का समर्पण नहीं होगा, तब तक वो गुरु का भी वात्सल्य उसे कैसे मिल सकता है। गुरु के ज्ञान की गंगा गंगा का एक जो प्रवाह है, या गंगा की जो तरंग है, जो जलोर्मी है, जिससे पवित्रता, पावनता, ज्ञान की पवित्रता और शीतलता से परिपूर्ण ज्ञान का संचार उसमें कैसे हो सकता है। क्योंकि आज यदि ज्ञान है तो किस लिए है, यदि अध्ययन है तो किस लिए है। आप सब जानते हैं आज हमारी जो संकीर्णताएं हैं केवल अर्थ के लिए ही सारा कुछ हमारा लक्ष्य है। हमारा ये सब बाजार बन चुका है। हमारा परिवार जब तक समाज नहीं बनेगा, जो भारत की एक परंपरा है, भारत की संस्कृति का जो आधार है परिवारवाद, कुटुंबवाद, कौटुंब की जो भारतीय पद्धति है, कौटुंबिक जो भारत का जो चिंतन है, वो समग्र विश्व को दिशा देने वाला चिंतन है। इसीलिए भारत विश्वगुरु था और भारत विश्वगुरु बनेगा। आप सब बनाएंगे, इस व्यवस्था को हम बदलेंगे। गुरु शिष्य परंपरा को यदि हम चाहते हैं तो हमें अंतेवासी, हमारी सरकार को, और सबसे पहले तो हमें खुद अपने कार्यस्थल पर अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपने कार्यस्थल पर स्वयं का समय नहीं देंगे, अपने उन विद्यार्थियों को तब तक हम कैसे बांध सकते हैं। हमारी एक जो परंपरा है, हम जो कुछ कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, जो हम कृपणता का हमारे में भाव आ रहा है, हमें नाना प्रकार के कार्य घेरे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गृहस्थ के बहुत दायित्व होते हैं, लेकिन हमें एक चिंतन, एक सामाजिक चिंतन, हमें एक योजनाबद्ध तरीके से गुरु शिष्य परंपरा को बचाने के लिए, जिस प्रकार से अगर हमारा समाज, हम सब मिलकर के तैयार हों, तो जो गुरु शिष्य परंपरा
जब तक गुरुकुल शिक्षा नहीं आएगी तब तक गुरु शिष्य परंपरा को हम मूर्त रूप देने में उतने समर्थ नहीं हो सकते हैं। यद्यपि बहुत जगह है, हमारे जो परिवार हैं, कई परिवार बहुत ही आध्यात्मिक परिवार हैं, वो हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं, वहाँ बच्चों को गुरु शिष्य परंपरा का महत्व जानने को मिलता है। लेकिन सार्वभौमिक स्थलों पर हमने हमारी जो न जाने क्या चिंतन है, हमारे जो समाज के लोग हैं या शिक्षा जगत के लोग हैं, वो इस गुरु शिष्य परंपरा, गुरु तो ज्ञान देने वाला होता है और गुरु का जो मुख्य मूल कर्तव्य है, शिक्षक का जो मूल कर्तव्य है, वो जिस विषय का है उस पर केंद्रित हो जाए। अब वो समय आ चुका है। यद्यपि हमारे सभी साथी विषय पर केंद्रित हैं, लेकिन बीच बीच में हमें उनकी वो काउंसलिंग की बड़ी चिंता सताती रहती है। ज्ञानमिच्छेत्तु संकरम समकरम कल्याणकरम है। तो कल्याणों की चिंता करनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा कल्याण होगा। और कल्याण का एक ही मात्र है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती है। यदि हम अपने विद्यार्थी का कल्याण चाहते हैं, देखिए अध्यापक वो चीज है जो अधिकारी भी है, अधि उपसर्ग भी है और इंग धातु भी है, इंग अध्ययनी है, तो वहां क्या क्या नहीं है। तो ऐसे उस अध्यापक को शिक्षक, जो शिक्षा धातु से ही शिक्षक बना है, शिक्षा से णमुल करके शिक्षक बना है, तो ऐसे जो शिक्षक है, तो उस शिक्षक में इतनी अपार संभावनाएं हैं। शिक्षक तो सम्राट जो बनते हैं वो शिक्षक के आशीर्वाद से ही बनते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी जो बने हैं वो शिक्षक के प्रताप से, शिक्षक के पौरुष से ही बने हैं। तो आज भी बन रहे हैं और बनते रहेंगे। लेकिन उस गुरु शिष्य परंपरा में उस शिक्षक के द्वारा उपकृत होकर के जो समाज में बड़े बड़े पदों पर गए हैं, वो उनमें संस्कार कब तक रहता है, ये थोड़ा इस समय ये वो जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, या सामाजिक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वो उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसको मूर्त रूप देने में असमर्थ हैं। इसमें क्या कारण है, इस कारण को हमें खोजना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो कारण नहीं है, जरूर कारण हैं। उन कारणों को हम समाप्त करते हुए आगे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में महर्षि सांदीपनि की जो एक परंपरा थी, क्या अद्भुत परंपरा है। और इस प्रकार से आचार्य द्रोण की जो परंपरा है, ये भी अद्भुत परंपरा है। और गुरु तो गुरु है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार से गुरु और गोविंद में अगर आप देखें तो गुरु महत्तर है, गुरु महत्तम है, गुरु का गौरव अद्वितीय है। इस प्रकार से हमें गुरु की महिमा को समझने के लिए हमें गुरु शिष्य के संबंध जब तक अच्छे प्रगाढ़ नहीं होंगे, जब तक समर्पण नहीं होगा, ये तभी होगा जब देखिए गुरुकुल जब अंतेवासी हुआ करते थे, गुरुकुल वही सफल रहे हैं। नालंदा, तक्षशिला आदि जो विश्वविद्यालय थे या जो गुरुओं के कुल थे, गुरुकुल का मतलब कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है। हमारे भारत की अद्वितीय परंपरा रही है जब गुरु के घर में रह करके भी पढ़ते थे। लेकिन आज गुरु इस विषय पर कैसे सोच सकता है, क्योंकि सामाजिक संरचना वैसी नहीं है। उस संरचना को बदलने में, ठीक है आज कुलों में ना रहें, लेकिन समूह में ये इस तरह के आज आवासीय विद्यालय अब खुलने लग गए हैं। समस्या ये है कि वहां उस परंपरा को हम वैदेशिकी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, हमें विदेशी भाषाओं को पढ़ने पढ़ाने में हमने जोर लगा रखा है। इसलिए भारतीय संस्कृति, देखिए संस्कृति की संवाहिका उसकी एक भाषा होती है। जब हमारी भाषा ही नहीं है, ये गुरोह कुलम गुरुकुलम ये संस्कृत में ही है,
ये अन्य जगह ऐसी स्थिति नहीं है। अन्य जगह तो पेड हैं, ट्विटर हैं, टीचर हैं। तो इस तरह से उनके द्वारा इस तरह का हमारी संस्कृति में जो एक परंपरा, एक संबंध की परंपरा है, संबंध की जो परंपरा है, जो वर्तंतु शिष्य की जो एक तरह से जो भावना थी, वो यद्यपि कुछ समर्थ नहीं थे, लेकिन वो जैसे तैसे उनमें गुरु ही समर्थ होता था। शिष्य तो स्वयं अपने अध्ययन अध्यापन को सफल बनाने के लिए गुरु के पास रह करके भिक्षावृत्ति से जो मिलता था वो ला करके गुरु को समर्पित किया करते थे। आज ऐसी परंपरा नहीं है, ठीक है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अंतेवासी तो होना ही चाहिए और शिक्षा में भारतीय शिक्षा का प्राबल्य होना चाहिए। आज गुरु शिष्य परंपरा बड़ी अद्वितीय परंपरा है। आज की परंपरा, ये आज की जो परंपरा है उसमें संबंध नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है और एक दूसरे से भयभीत भी हो रहे हैं। इसलिए जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, गुरु तो गौरव है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे उस गुरु को, गुरु साक्षात ब्रह्मा है। क्यों ब्रह्मा है? क्योंकि गुरु ब्रह्मा तभी बनेगा ना जब विद्यार्थी उसके पास रहेगा, शिष्य उसके पास रहेगा, तभी तो उसको जो संरचना करेगा उसकी। और गुरु विष्णु है, पालन तभी करेगा जब उसके पास रहेगा। अब वो 6 घंटे में ना तो उसका मूल्यांकन हो पाता है कि ये कौन सा शिष्य कैसा है, ना ही शिष्य भी अपना वो जितनी एक पीरियड लगा, 2 पीरियड लगे, पहले ऐसा नहीं था, इस प्रकार की परंपरा नहीं थी। गुरु के पास अंतेवासी होके रहता था, इसलिए गुरु उसके उठने की चिंता करता था, उसके बैठने की चिंता करता था, उसके खाने की चिंता करता था, उसके अध्ययन की चिंता करता था, उसके संस्कारों की चिंता करता था, उसके स्वास्थ्य की चिंता करता था, उसके मानसिक क्लेशों को दूर करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय सोचता था। अर्थात वो अनवरत एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसलिए वो कहीं भी कह सकते थे कि ये शिष्य में, अर्जुन में ये वैशिष्ट्य है, और युधिष्ठिर में ये है, नकुल में ये है, युद्ध और दुर्योधन में ये है। सबकी विशेषता वो बताया करते थे। उनको सामर्थ्य था, कौन कैसा है पूरा आकलन होता था। आज तो बड़ी विचित्र बात है, आज तो परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि जो गुरु पढ़ा रहा है उसको ना तो कुछ पता है, ना ही कुछ आगे भी पता है। ऐसी व्यवस्था है। तो जो गुरु की सेवा करता है, नित्य प्रति पढ़ने जाता है और नैतिकतापूर्ण व्यवहार करता है, और परीक्षा का समय आया और यदि उसकी बस लेट हो गई या विलंब हो जाता है तो वो परीक्षा हॉल में नहीं पहुंच पाता है समय से। रिजल्ट क्या होता है आप सब जानते हैं। और ये को है जो कभी नहीं गया, बिल्कुल उदासीन रहा, कोई नहीं लेना देना है, कोई संस्कार नहीं, कोई गुरुओं का सम्मान नहीं, कभी विद्यालय नहीं जाना, और केवल परीक्षा हॉल पर वो समय से पहुंच गया, तो उसका क्या परिणाम है आप जानिए, उसका क्या ये मूल्यांकन है। अगर पहुंच भी गया किसी के पास, साल भर पढ़ा उसने पूरा, और परीक्षा के दिन सिर दर्द करने लगा और वो किसी कारण से अस्वस्थ होने के कारण कुछ नहीं कम लिख पाया, तो ये हमारी परीक्षा प्रणाली है, ये मूल्यांकन है। ऐसे में कैसे किसकी किसके प्रति श्रद्धा, कैसे विश्वास और कैसे ये संबंध प्रगाढ़ होंगे। इसलिए हमें कई विधाओं को बदलना चाहिए। हमें उस गुरुकुल परंपरा को लाना होगा जिसमें गुरु का सम्मान है, गुरु का आदर्श है। ये केवल हमें कागजी कार्यवाही में पड़े रहने से हमारे शास्त्रों का संरक्षण नहीं होगा। हमारी भारतीय परंपराएं जो अजस्र प्रवाहित हो रही हैं, अनंत काल से चली आई हैं, जो अपने आप में एक हमारी भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के जो हेतु हैं, जो कारण हैं, जो सोपान हैं, वो संबंधों का ही कहीं बोलबाला नहीं रहता है। इसलिए आज गुरु शिष्य परंपरा बचानी है तो हमें इन प्रणालियों को भी, इन पाठ्यक्रमों को भी, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को भी
कुछ ना कुछ बदलने के लिए एक मन में सोचना तो चाहिए। जब होगा तब होगा। इसको हमें कैसे चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गुरुकुलों में जो स्थिति थी, गुरोः सर्व प्रकारेण तत्र दायित्वम आसीत, गुरु का पूर्णतः समर्पण होता था। तो हमारा कितना समर्पण है, ये हमें एक मूल्यांकन करना चाहिए। एक मूल्यांकन करना चाहिए। यदि समाज बदलना है, राष्ट्र को बदलना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक समर्पण तो होना ही पड़ेगा। हमारा समर्पण ही समाज को बदल सकता है। हमारा समर्पण ही भारतीय संस्कृति को बदलाव में ला सकता है। आज हमारा कितना समर्पण है, इस पर हमें मूल्यांकन करना ही चाहिए, करना ही होगा। और हमारा कितना समर्पण अपेक्षित है, ये भी हमें मूल्यांकन करते हुए, अगर हमने ये संकल्प ले लिया, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे नैतिक संस्कार अपने आप आ जाएंगे। और जब अगर शिक्षा संभल गई, शिक्षा में अगर परिवर्तन आ गया, तो हमारी सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी शिक्षा से संस्कार आते हैं, शिक्षा से समर्पण आता है, शिक्षा से शुद्धि आती है, और शिक्षा से स्वच्छता भी आती है, शिक्षा से संस्कार भी आते हैं, शिक्षा से संस्कृति सुदृढ़ होती है। लेकिन साक्षरता से ना तो ये संस्कार आने वाले हैं। हमारी जो आज की 6 घंटे की 7 घंटे की, जो केवल 7 घंटे में भी कितना पीरियड किसको मिलता है, उससे आप कितना संप्रेषण कर सकते हैं। इससे इस प्रकार की साक्षर वाली पद्धति जो हमारी ये चल रही है, जिसमें नैतिकता का समायोजन असंभव है, ऐसी इस पद्धति के माध्यम से हम कितना इनको स्वच्छ बना सकते हैं, कितना निर्मल बना सकते हैं, कितना त्यागी बना सकते हैं, कितना इनको समर्पित बना सकते हैं, ये तो अलग है। भाई परमात्मा की कृपा से कोई कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों से ओतप्रोत होकर के कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, 10-20% लोग, जो उनकी तो बात अलग है। लेकिन अगर आमूल चूल परिवर्तन करना है, हमें अपने शिक्षा को बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हमारा कार्यस्थल पर समर्पण, हमारा अपने विषय के प्रति समर्पण, हमारा अपने विद्यार्थी के प्रति समर्पण, फिर सब कुछ संभव है। नहीं तो इस व्यवस्था में, इस साक्षरता के बोलबाला में, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पुलिस बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ रहा है, इसका मतलब शिक्षा और संस्कार का नितांत अभाव है। कितना फिजूल खर्ची है। और पुलिस या आरक्षी दल, ये इस प्रकार से जो रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, तो क्या पुलिस वाले भी तो मानव हैं? शिक्षा तो मनुर्भव की है। वो भी थोड़ी चाहते हैं कि किसी के साथ क्रूरता करें, कोई नहीं चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि इस प्रकार का एक समर्पण का और त्याग का भाव जब तक हमारे समाज में, हमारे जनमानस में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम बलिदान मांगता है। यदि राष्ट्र प्रेम है, तो राष्ट्र के प्रति हमारा जीवन समर्पित है। यदि भाषा प्रेम है, तो अपनी भाषा के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। कितना समर्पण है? यदि विषय, जिस विषय का मैं हूं, उस विषय के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। ये सब होने से ही हमारा जो संबंध है, अगर हमारे संबंध निर्मल हो गए, तो ये जैसे इस लॉकडाउन पीरियड में गंगा निर्मल हो गई, इस लॉकडाउन पीरियड में हमारी प्रकृति प्रसन्न हो गई, हमारे वृक्ष क्या एक तरह से बड़े परम निर्मल दिखाई देने लगे, हमारा प्रकृति का वातावरण कितना सुंदर हो गया। ऐसे ही हमारे, वैसे ठीक है ये समस्याएं बहुत आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि कितना खान पान विशुद्ध और निर्मल हो गया, तो प्रकृति तो सब कुछ करा सकती है। क्योंकि प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से।
जो लिखा है ना, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना बल उसने अपने ही भुजबल से पाया है। तो प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रमजल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह रिपुबल भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। तो ऐसे प्रकृति पुरुष आप हमें परमात्मा ने जो दिया है, उसका हम उसका मन का, उस बुद्धि का, उन हम सभी अंगों का सदुपयोग करें, और ये जीवन दूसरे के लिए है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये हमारे महर्षि वेदव्यास का जो वचन है, 18 पुराणों का सार यही है कि परोपकार पुण्याय, यदि पुण्य अर्जित करना है तो परोपकार करिए, और यदि भिन्न दिशा में जाना है तो आप सोचिए। तो इस प्रकार से हमारा जो एक चिंतन है, हमारी जो सामाजिक संरचना है, उसको बदलने के लिए हमारे हर व्यक्ति को बदलना होगा। मनुर्भव, मनुष्य मानव बनने की बात है, और मानव शिक्षा बनाती है। ये साक्षरता से, शिक्षा एक संस्कृत विद्या है, उस विद्या को अधिग्रहण करने से, विद्या को प्राप्त करने से ही हम मानव बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। इसलिए मनुर्भव का सिद्धांत होना चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो खलस्य साधो विपरीतमेतत्, तो साधु की जो विद्या है वो किसके लिए है? विद्या किसके लिए है? तो ज्ञान के लिए है? ज्ञानाय और दानाय, धन किस लिए है? दान के लिए है। जो साधु जन हैं, ज्ञानाय दानाय, और बल किस लिए है? रक्षणाय। ये हमारी एक भारतवर्ष की ये सनातन परंपरा है। ये गुरु शिष्य परंपरा अनादि काल से चली आई है। ऐसे ही नहीं है, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, आचार्य शुक्र, शुक्राचार्य, ये गुरु परंपरा है। हम सबको गुरु होना चाहिए, हमारे कोई ना कोई हमें गुरु धारण करना चाहिए। और हमारे गुरु वही हैं जो एकाक्षर प्रदातारम, जो एक अक्षर भी दे दे उसको गुरु मानोगे, उसको बड़ा मानोगे। गुरु का अर्थ एक बड़ा भी है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ भी है। और तो इस प्रकार से हमें अपने गुरुता, अपने से बड़े लोगों को अगर हम गुरु मान लेते हैं तो एक श्रद्धा अपने आप जागृत होती है। और जब हमारी श्रद्धा उनके प्रति होगी तो नमस्कार का अर्थ भी यही है। जो नमस्ते करता है, नमः पूर्वक क्री धातु है, तो एतद अपेक्षया अहम ज्येष्ठः, वो ये सोचता है जिसको जो नमस्कार करते हैं, तो ये भाव जाता है कि मैं इससे बड़ा हूं। तो बड़े का क्या दायित्व होता है? इसकी मैं संभाल करूं, इसको मैं शुभकामनाएं दूं, इसको मैं शुभाशीर्वाद दूं। इस प्रकार से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ हमारा विद्यार्थी, हमारा हम जैसे लोग कहाँ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, और ये जीवन धन्य होता है, और आगामी जीवन के भी सफलता के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए ये गुरु शिष्य परंपरा अद्वितीय भारतवर्ष की देन है। इस परंपरा का हमें संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये हमें ये ध्यान देना चाहिए, काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या ये 5 लक्षण आज हमारे विद्यार्थियों में मिलते हैं? क्या अल्पाहारी गृहत्यागी, ये जो इसमें, तो ये जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में, तो अल्पाहारी गृहत्यागी वाली जो बात है, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। अब आप देखिए कौवे की चेष्टा कैसी होती है। कौवा बहुत ही चतुर माना जाता है, चालाक माना जाता है। एक कितना चतुर है, और ऐसा ही चतुर होना चाहिए।
अब जब ऐसा चतुर होगा तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। अब वो ऐसा चतुर कैसे हो सकता है? काकचेष्टा बको ध्यानम। अब काकचेष्टा की एक बात, एक प्रसंग याद आ रहा है। कहते हैं कि कौवे का पिता, उसका जन्मदाता, उसका पालक अपने पुत्र से पूछता है या उसको सलाह देता है, परामर्श देता है कि बेटे, अगर कोई नीचे झुके तो समझ लेना मारने को पत्थर उठा रहा है, और उस समय तुम सजग हो जाना, उड़ जाना, अपने दूर चले जाना। तो पुत्र कहता है, पिताजी अगर कोई लिए ही आ रहा होगा तो क्या करोगे? झुकना तो जरूरत ही ना हो, पीछे ही ले रखा हो तब वो कहता, बेटे तुम सफल हो। मतलब इतनी चेष्टा, एक कदम आगे की सोचना। तो उसका वो कहते, बेटे तुम सफल हो, मैं समझ गया हूं, तुम बड़े विवेकी हो, बुद्धिमान हो। तो इस प्रकार से जो विवेक, तो काक चेष्टा ये है, जब आप अध्ययन अध्यापन के लिए आपको आज जो पाठ पढ़ना है, अगर उसकी पुनरावृत्ति करके विद्यार्थी जाता है, ये है काक चेष्टा। आज क्या पढ़ा सकते हैं वो पहले ही चिंतन करके यदि विद्यार्थी जाने लगे कक्षा में, तो हमारे शास्त्रों का संरक्षण होगा। तो ऐसी काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान, ये सब अपने आप में अद्वितीय हैं। और श्वान जैसी निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। तो इस प्रकार से अल्पाहारी और गृह त्यागी, तो ये जब स्थिति आ जाए तो ये विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। ये अच्छे विद्यार्थी के जो 5 लक्षण बताए गए हैं, विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी में ये 5 विशेषताएं होनी चाहिए। तो हमारे जो आचार्यों ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, वो वास्तविक में बहुत ही अद्वितीय है और उससे हमें इतर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो गुरु शिष्य की परंपरा है, जब शिष्य इतना प्रखर हो, इतना वो अपने कार्य के प्रति दायित्ववान हो, लेकिन कब होगा? जब उसे गुरु पर विश्वास होगा। अब बच्चा जाता है, वो कक्षा बोले आज तो नहीं लगेगी, तो उसका सब चिंतन तो वही है, जो एक परंपरा है। इसलिए हम अपना दायित्व संभालते हुए, यदि अपना जो लक्ष्य है, हमारी जो एक धारणा है, हम ये मान के कई बार कार्य करते हैं कि ये तो सरकारी है, ये जो चिंतन आ गया है, ये भी बहुत बड़ी बाधा है। सरकार आप हैं, शिक्षा का सारा दायित्व तो शिक्षा की सरकार, शिक्षा क्षेत्र का मुख्यमंत्री, शिक्षा क्षेत्र का प्रधानमंत्री, शिक्षा क्षेत्र का सभी प्रकार के नीति निर्धारण करने वाला गुरु होता है, अध्यापक होता है। और वो अपनी क्लास जो 40 मिनट, 1 घंटा या जो भी है, उस समय का यदि हम अपने आप को सब कुछ मान लें कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये यदि मान करके हम उस कक्ष को अपना संभालते हैं, अपने कार्य परिसर का, अपने उस प्रकोष्ठ का मैं मालिक हूं, ये सोच करके अगर हम चिंतन करके आगे बढ़ेंगे, तो आपका ये परिणामात्मक होगा और इसमें आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जो शिक्षा जगत को एक नए आयाम मिलेंगे। लेकिन एक बार करके देखें हम सब मिल करके, जो जहां का मुख्य है, प्रमुख है, उसके साथ जुड़ते हुए, उसको अनुकूल बनाते हुए, उसको साथ में लेते हुए यदि हम बढ़ते हैं, तो काम तो सबको चाहिए। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा का यदि संरक्षण करना है, और गुरु शिष्य परंपरा के बिना हमारा समाज स्वच्छ नहीं हो सकता है, निर्मल नहीं हो सकता है, शिक्षित नहीं हो सकता है, संस्कारित नहीं हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता है, संपन्न नहीं हो सकता है, सुदृढ़ नहीं हो सकता है। इसलिए आज इस संस्कृत शौर्यम के माध्यम से मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें परिश्रमशील बने रहना चाहिए। यद्यपि हमारे साथी देखिए, इस लॉकडाउन में भी किस प्रकार से आयोजन है, ये तरंग सम्मेलन हो रहे हैं सारे भारतवर्ष में, हम कितने जल्दी टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। इसका मतलब
हमारे सभी साथी कितने विद्वान हैं, कितने तकनीकी के भी निष्णात हैं। हम सबको तो ये माना जाता है कि ये क्या जाने, लेकिन संस्कृत के सभी विद्वान मैं देख रहा हूं आपके इस मंच से। सभी हैं, प्रोफेसर पंडा जी भी, भगवत शरण शुक्ल जी भी, ऐसे ऐसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दिग्गजों को जोड़ करके हमारे जो डॉक्टर राजकुमार जी ने अनूठी छाप छोड़ी है। नहीं तो कई लोग ये भी चिंतन करते हैं कि अभी तो इनको लैपटॉप चलाना ही नहीं आता है, लेकिन समय ने बता दिया कि हम पीछे नहीं हैं, ना पीछे थे, ना पीछे रहेंगे। ये हमारा ये संकल्प है कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा जगत में परिवर्तन लाएंगे, साक्षरता को नहीं, शिक्षा को, संस्कारों को वरीयता देंगे और अपने विषय पे पूरी तरह से केंद्रित होकर के अपने शास्त्रों की रक्षा के लिए, अपने शास्त्रों के प्रचार के लिए अपने विद्यार्थियों को बिल्कुल तैयार करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और उनको हम अपना भावी विद्वान, भावी संस्कृत सेवक, भावी समाज सेवक, सिद्ध सिद्ध समाज सेवक, इस प्रकार से राष्ट्रभक्त बनाने के लिए हम संकल्पशील होकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत तो वह भूमि है जहां कभी अभाव नहीं था। भारत तो प्रभाव वाला देश है, भारत तो प्रभाव वाला राष्ट्र है। भारत ने कभी किसी का कुछ छीना नहीं, भारत नकलची नहीं रहा है। भारत ने जिसको दिया है, जिसको चाहा उसे सब कुछ दिया है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो किट के माध्यम से या जो है जो माउस हैं, इस तरह की जो है ना चीजें, सब कुछ जो है ना किस तरह से निस्वार्थ रूप से वितरित की हैं। और भारत ना तो कभी उद्योग जगत में पीछे था और ना रहेगा। ये हमारे शिक्षा जगत में भी किसी प्रकार की भारत की शिक्षा आज भी प्रबल है, सबल है, ये मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी ये सोचना चाहिए, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि विद्या ग्रहण करने में और धनार्जन करने में कभी ये नहीं मानना चाहिए अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थंच चिंतयेत्। हमारे सभी विद्वान पढ़ाते हैं। यद्यपि ये बहुत छोटी बातें हैं, मैं कोई इतना बड़ा वक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है, हमारे सभी साथियों का मानना है कि शिक्षा में जो विकार आ रहा है, जो विकृति आ रही है, उसको हम संस्कृति में कैसे बदलें। वो संस्कृति में बदलने के लिए उस गुरु शिष्य परंपरा को मूर्त रूप हमें देना ही होगा। और वो कब आएगा? जब तक हमारे गुरुकुलीय पद्धति यानी भारत की शिक्षा पद्धति, भारतीय भाषाओं का सम्मान, जब तक भारतीय भाषाओं का समायोजन नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े विद्यालय ऐसे चल रहे हैं। आपको पता होगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के माध्यम से कुछ बीएड संस्थान चलते हैं, उनमें अन्य भाषाएं हैं बीएड में, लेकिन संस्कृत नहीं है। कब से एनसीईआरटी कब से चल रही है, लेकिन वही है कि हमारी तरफ से कहीं से मांग भी नहीं गई है। अन्य भाषाओं के लिए मांग गई है, वो हो गई है। इसलिए हमें अपनी जो भी हमारी नीतियां हैं, जो नीति निर्धारक संस्थान हैं, उनमें हमें अपनी मांग भी उठानी चाहिए। इसमें क्या है, ये राष्ट्र कार्य है, इसमें कहने में किसी का कोई अपमान नहीं होता है, हमें ये लिख करके देना चाहिए। आप देखिए एनसीईआरटी से बीएड होती है, लेकिन उनके कई परिसर हैं जोनल सेंटर हैं, लेकिन बीएड में संस्कृत नहीं है। आप सबके संज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं, प्रयास चल रहा है, हम भी कर रहे हैं और करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ योजनाओं की तरफ हमारा ध्यान भी जाना चाहिए, ध्यानाकर्षण होना चाहिए। तो ये सब राष्ट्र कार्य हैं और विद्यार्थियों में भी ऐसा संदेश जाना चाहिए। कहाँ देखिए, हमारे विद्यार्थी जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले को, इस विषय को पिज्जा चाउमीन मोबाइल मान बैठे हैं। जबकि होना क्या, हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति में क्या था, और पूजा चौका मंत्र,
लेकिन पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोबाइल आ गए, इसलिए हमारे बच्चे स्वस्थ भी नहीं हैं, स्वच्छ भी नहीं हैं, समाज में भी ये कमी आ रही है। उनकी जो अंतः प्रवृत्ति, उनका जो अंतःकरण या शरीर की आंतरिक संरचना है, उसके वो ये इस तरह के जो हमारे प्रकोप आते हैं, जो वायरल आते हैं, जो महामारियां आती हैं, उनको सहन करने की क्षमता भी उनकी कम होती जा रही है। इसलिए हमें अपना खान पान भी विशुद्ध रखना चाहिए, हमें फास्ट फूड की ओर नहीं जाना चाहिए। हमें इसीलिए पहली माता गुरु है, ये गुरु शिष्य परंपरा में माता गुरु है। माताओं से भी ये निवेदन है कि वो कृपया खान पान और भोजन का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार का हमारी जो शिक्षिका हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है, शिक्षक बाद में है। मानव पहले, हम सब मानव हैं, बाद में हम शिक्षक हैं, उसके बाद चिकित्सक हैं, उसके बाद जो भी वकील हैं, जो भी हैं, जो जो है वो है, लेकिन पहले मानव हैं। मनुर्भव, और मानव का कर्तव्य है कि आपस में परस्पर में परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यथ हो, इस भावना से हम अपने दायित्वों को संभालते हुए आगे बढ़े। और इस गुरु शिष्य परंपरा से ही हमारी शिक्षा दीक्षा को गति मिलेगी, और शिक्षा से स्वास्थ्य, शिक्षा से स्वच्छता, शिक्षा से संस्कृति, इस तरह से शिक्षा से हमें सब प्रकार से संस्कारों से परिपूर्ण होकर के अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। और आज की इस विपन्नावस्था ने, आज इस प्राकृतिक आपदा ने, दैवी आपदा ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। इसलिए आज सभी को मैं आज इस मंच से यही कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेभ्यो नमो नमः। ये अत्र समुपागताः भागं गृहीतवन्तः विद्वांसः, तेषामपि पौनः पुण्येन हार्दम् अभिनन्दनं वितीर्य अहम् इदानीं विरमामि। हरि ओम। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वंदे भारत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।